गुड मॉर्निंग 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। कल हमने हिस्ट्री का लेसन कंप्लीट कर लिया था। अब हम देखने वाले हैं आपका पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड लेसन, द इलेक्टोरल प्रोसेस। इलेक्शन हैव प्लेड अ मेजर रोल इन द वर्किंग ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। Elections and representation are two very important processes in democracy. We know that people's representatives are selected through the elections. Elections helps to bring the change in power through peaceful means. Different political parties get an opportunity to rule. Policies of the government and life of society also changes. हमने अब तक जितना भी इलेक्शंस के बारे में पढ़ा है, 6 में पढ़ा, 7 में पढ़ा, 8 में भी, 9th में भी, हमको एक बात समझ में आ गई है कि इलेक्शन और रिप्रेजेंटेशन, ये दो चीज़ों के अलावा डेमोक्रेसी होती ही नहीं है। इलेक्शन होगा तो रिप्रेजेंटेशन होगा, अगर रिप्रेजेंटेशन है तो इलेक्शन है, और अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो आपके देश में डेमोक्रेसी है। इलेक्शन हमको मदद करता है चेंज इन पावर करने के लिए। मतलब अगर किसी एक हाथ में अगर हमेशा के लिए पावर रहे तो उसको तो किंग ही बोलना पड़ेगा, लेकिन डेमोक्रेसी में ये पावर लोगों के हाथ में है। मैंने हमेशा ये बात कही है कि डेमोक्रेसी में पीपल किंग नहीं होती, वो किंग मेकर होती है। ठीक है, वो किंग को बनाती है, उसको गद्दी से उतारती भी है। तो इलेक्शन हमको हेल्प करता है पावर को चेंज करने में। अगर आपने जो रिप्रेजेंटेटिव चुन के दिए हैं वो आपके लिए अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो आप पावर को चेंज कीजिए। ठीक है। और ये जो चेंज है ये कोई रक्तरंजित चेंज नहीं होता, इसमें कोई भी आपको लड़ाई नहीं दिखती। एकदम पीसफुल मैनर में, हेल्दी एटमॉस्फेयर में ये पावर चेंज होता है। ठीक है। पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट एंड द लाइफ ऑफ सोसाइटी ऑल्सो चेंजेस। ये डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज है होती है हमारी, ये क्या करती है, इनको अपॉर्चुनिटी भी मिलना ज़रूरी है। हर एक का अपना अपना सोचने का तरीका होता है। ठीक है। अगर एक पार्टी के सोचने का तरीका हमने चुन के देने के बाद हमको नहीं पसंद आया, या ऐसा लग रहा है कि ये पार्टी जो बोल रही है वो कर नहीं रही है, तो हमको दूसरे पार्टी को चांस देना पड़ेगा कि वो सत्ता में आए। और हर पार्टी का नज़रिया अलग अलग होता है। ठीक है। हर जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका नज़रिया अलग अलग होता है, तो हिसाब से अगर देखा जाए तो हर एक को तो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ठीक है। तो ये जो डेमोक्रेसी में अपना इलेक्शन और रिप्रेजेंटेशन है, ये हर पार्टी को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि वो सत्ता में आए और अपना जो ये किया है उन्होंने वादा, वो सच करके दिखाए। इतना ही नहीं, ये जो अपॉर्चुनिटी होती है, ये जो पॉलिसीज होती है, ठीक है, जो डेमोक्रेसी में हमको इलेक्शन और इसमें दिखती है, रिप्रेजेंटेशन में दिखती है, ये सिर्फ सत्ता चेंज नहीं करती, ये सोसाइटी भी चेंज करने की ताकत रखती है। सोसाइटी में चेंज कैसे आएगा? अगर सत्ता में चेंज आता है तो ऑफ कोर्स सोसाइटी में चेंज आना ही है। हमारे विचारों में भी चेंज आता है ना। We expect that the representative we elect should be efficient, honest and truthworthy. They should respect the opinion of the people. हम क्या चाहते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव से? कि हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है वो एफिशिएंट हो, ऑनेस्ट हो और ट्रस्टवर्थी हो। मतलब उसने जो भी किया है काम के प्रति वो बहुत ज़्यादा समर्पक हो, एक अच्छा इंसान हो, ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो और ट्रस्टवर्थी हो, और हम उस पर ट्रस्ट कर सके। एंड दैट दे शुड रिस्पेक्ट द ओपिनियन ऑफ द पीपल। और उसको क्या करना चाहिए कि जो ओपिनियन है पीपल का, जिन्होंने उसको चुन के दिया है, उस ओपिनियन की वो रिस्पेक्ट करे। ठीक है। जैसे जिस पब्लिक ने उनको चुन के दिया है उसकी समस्याओं का वो निराकरण करे। अगर कोई ऐसी इशू है जो पॉलिटिकली सॉल्व हो सकता है तो उसको सॉल्व करे। To ensure that the Constitution of India has made a provision for an independent election commission
to administer the election process in India. The electoral process should be also be fair, free and reliable. और अगर ऐसा करना है, हमको अपना रिप्रेजेंटेटिव बहुत ऑनेस्ट चाहिए, ट्रूथवर्थी चाहिए और फिर इफिशिएंट भी चाहिए, तो हम पर कोई भी दबाव नहीं आना चाहिए। ठीक है, कोई भी दबाव नहीं आना चाहिए। उसके लिए हमको करना क्या है? हमको उसके लिए फ्री, फेयर एंड रिलायबल प्रोसेस रखनी है इलेक्शन की। और अगर हमको ये इलेक्शन फ्री, रिलायबल रखना है तो हमको ऐसा एक अधिकारी चुनना पड़ेगा जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में आकर काम ना करे। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन की स्थापना की है। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन मतलब क्या? हमको पता है हमारे यहाँ पे लोकसभा है, राज्यसभा है, न्यायालय है, ठीक है, और लोकसभा, राज्यसभा और जो रूलिंग पार्टी है। अब अगर रूलिंग पार्टी के अंतर्गत हमने इलेक्शन कमीशन रखा होता तो हो सकता है कि रूलिंग पार्टी ही इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाले कि हमारे ही मेंबर आप चुन के दो या हमारे हिसाब से आप इलेक्शन के डेट फिक्स करो। ऐसा हो सकता है। वो रूलिंग पार्टी है, उनकी बात हम टाल नहीं सकेंगे, इलेक्शन कमीशन वाले भी टाल नहीं सकेंगे। ऐसा ना हो, इसीलिए इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन की स्थापना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने की है कि ये जो इलेक्शन कमीशन है वो किसी भी दबाव में ना आते हुए अपना काम बहुत ही ज़्यादा फेयर और फ्री करे। The Election Commission of India and the state level state election commissions conduct all important elections in our country. The entire process of election from declaring the date of elections to the declaration of result is carried out under the direction and control of Election Commission. अब ये जो इलेक्शन कमीशन है ये एक सेंट्रल लेवल पे होता है, एक स्टेट लेवल पे होता है। इलेक्शन कमीशन जो सेंट्रल लेवल पे होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो स्टेट लेवल पे होता है। ये दो इस तरह की संस्थाएं जो पूरा इलेक्शन का काम पूरे कंट्री में देखती है। अब ऑफ कोर्स स्टेट लेवल इलेक्शन कमीशन जो है वो स्टेट के जो इलेक्शंस होते हैं उसके बारे में, पूरे स्टेट का जो इलेक्शन है उसको कंडक्ट करेगा, और जो सेंट्रल लेवल का इलेक्शन कमीशन है वो पूरे सेंट्रल में मतलब पूरे इंडिया में जो इलेक्शन होते हैं उसको कंडक्ट करेगा। पूरी प्रोसेस इलेक्शन की इन्हीं कमीशन के हाथ में होती है। डेट डिक्लेयर करने से लेके, फॉर्म भरने से लेके, रिजल्ट लगाने तक पूरा काम इलेक्शन कमीशन ही करता है। द इलेक्शन प्रोसेस इज inseparable component of the comprehensive democratic process। और ये जो इलेक्शन प्रोसेस है ये हम सभी जानते हैं कि डेमोक्रेसी का एक अविभाज्य घटक है। हम इसको अलग नहीं कर सकते। अगर आपके देश में डेमोक्रेसी है और आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं ले रहे हो तो वो काम की चीज़ नहीं है, वो सिर्फ नाम की चीज़ होगी डेमोक्रेसी। ठीक है। In this chapter we will understand the structure, functions and roles of election commission। तो अभी हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि स्ट्रक्चर क्या है इलेक्शन कमीशन का, फंक्शन क्या है और रोल क्या है इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन में। We will also discuss the reform required to be made in the electoral process। इसके साथ में अगर हमको ऐसा लगता है, हमको मतलब सभी जनता को ऐसे लगता है कि इलेक्शन कमीशन में कुछ चेंजेस होने चाहिए, कुछ सुधारणाएं होनी चाहिए, तो वो क्या होनी चाहिए ये भी हम देखेंगे। इन इंडिया द इलेक्शन कमीशन इज अ सेंट्रल ऑफ द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस। Art 324 on Indian Constitution has established this autonomous body which consists of one chief election commissioner and 2 other commissioners। अब इलेक्शन कमीशन है जो सेंट्रल का, मैंने बताया 2 टाइप्स का, स्टेट और सेंट्रल। तो सेंट्रल का जो इलेक्शन कमीशन है ये पूरे प्रोसेस देखती है इलेक्शन की। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 324 के अनुसार इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई है। अलग ऑटोनॉमस बॉडी है, किसी के अंदर काम नहीं करेगी। इस इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 उसके नीचे
कमिश्नर्स होते हैं, मतलब 3, एक चीफ कमिश्नर्स और 2 उसके डिप्यूटी कमिश्नर। The president appoints the election commissioners. The chief elections commissioners cannot be removed from his past post easily or at account of any political reason. अब ये इलेक्शन कमिश्नर चुनते कौन है? तो प्रेसिडेंट खुद इलेक्शन कमिश्नर्स चुनते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आप अपने पद से रिमूव नहीं कर सकते। बहुत ही ज़्यादा कोई कारण हो तो अभियोग चलाया जा सकता है, लेकिन रिमूव नहीं हो सकते किसी भी कारण से या किसी भी पॉलिटिकल रीजन से। तो बिल्कुल आप किसी इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव नहीं कर सकते उसके पद से। दिस इज नेसेसरी सो एज टू प्रिजर्व द इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। ऐसी एक जो ये है क्यों लागू की गई? क्योंकि अगर इलेक्शन कमिश्नर को किसी पॉलिटिकल पार्टी का दबाव आया तो वो, और अगर ऐसी हमने अट नहीं डाली होती तो हो सकता है कि इलेक्शन कमिश्नर है जो वो दबाव में आके काम करे। लेकिन क्योंकि नौकरी जाने का डर है, करियर बर्बाद होने का डर है, तो ऐसा ना हो, इसीलिए कोई भी पॉलिटिकल रीजन की वजह से इलेक्शन कमिश्नर को उनके पद से नहीं हटाया जाएगा। मतलब उनको डर नहीं रहा, और अगर डर नहीं रहा तो वो दबाव में आके काम नहीं करेंगे, फेयर काम करेंगे। There is a separate provision made for the expenses of election commissions. और इनका जो खर्चा होता है, इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा खर्चा है, बहुत बड़ा बजट रहता है, तो ये बजट के लिए भी सेपरेट प्रोविजन होता है। ये हमारे एनुअल फाइनेंशियल ईयर का हिस्सा नहीं होते, इनका पूरा सेपरेट बजट होता है। द इलेक्शन कमीशन, इसीलिए तो जब भी हमारा एनुअल फाइनेंशियल बजट डिक्लेयर्ड होता है, आपने कभी नहीं सुना होगा कि इलेक्शन कमीशन के लिए इतना पैसा खर्चा किया जाएगा, कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि उसमें फाइनेंस जो हमारा होता है उसमें इलेक्शन कमीशन का पैसा गिना नहीं जाता, उनके फंड्स पूरी तरह से अलग होते हैं। द इलेक्शन कमीशन डज नॉट हैव द सेपरेट स्टाफ, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, टीचर्स एंड अदर एम्प्लॉयज हेल्प्स द इलेक्शन कमीशन टू एग्जीक्यूट द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन के अपने ऑफिसर्स नहीं होते, बहुत सारा सेपरेट स्टाफ उनको नहीं दिया जाता। स्पेशली जब इलेक्शन का टाइम होता है तब का जो स्टाफ होता है वो बहुत ज़्यादा रहना पड़ेगा ना, सभी का इलेक्शन करना है, सबके यहाँ पे ऑफिसर्स भेजने, तो इतना सारा स्टाफ इलेक्शन कमीशन का नहीं होता। तो उनको हेल्प करते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स, टीचर्स और अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। आपने देखा होगा कि इलेक्शन के टाइम के वक्त टीचर्स की ड्यूटी लगती है, जो जिला के लोग होते हैं उनकी ड्यूटी लगती है। तो इसीलिए क्योंकि इलेक्शन कमीशन का इतना बड़ा खुद का स्टाफ नहीं होता। सबसे पहले अभी हम देखेंगे, ये तो हो गई इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर के बारे में जानकारी। अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन कि इलेक्शन कमीशन के फंक्शन क्या है। यहाँ पे हमको नंबर वाइज दिए हैं, हम नंबर वाइज जाएंगे। फर्स्ट है प्रिपेयरिंग द वोटर्स लिस्ट। एवरी इंडियन सिटीजन हैज टू completed 18 years of age has a right to vote. To exercise the right to vote, citizens' name must be in the voter list. It is the responsibility of election commission to prepare the list of eligible voters, update the existing voters list, and include the names of new voters. The election commission has the authority to issue the identity card to the voters. सबसे पहला काम है इनका वोटर लिस्ट तैयार करना। हमको पता है कि हमारे देश में 18 साल पूरे होने के बाद वोट डालने का अधिकार मिलता है। तो इलेक्शन कमीशन को सबसे पहले वोटर लिस्ट तैयार करनी पड़ती है। जितने भी नए मेंबर जुड़े हैं वोटर लिस्ट में, जिन्होंने अपना 18 साल कंप्लीट कर लिया है, उनके नाम वोटर लिस्ट में डालो। जो गुजर गए हैं उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाओ। ये काम इलेक्शन कमीशन को करना पड़ता है। साथ में जो नए मेंबर हैं उनके इलेक्शन कार्ड तैयार करो। ये भी अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन को ही होती है। साथ में जो लोग यहाँ से वहाँ माइग्रेट करके जाते हैं उनकी भी नाम चेंज होते हैं। इलेक्शन कमीशन, कोई नागपुर में रहता होगा तो उसका नाम नागपुर के वोटर लिस्ट में आता होगा। अब वो नौकरी करने अगर कोलकाता चला गया तो उसका नाम वोटर लिस्ट में जाएगा कोलकाता में, तो इधर का नाम उसका काटना पड़ेगा। ये सब अपडेट भी इलेक्शन कमीशन ही करता है।
डिसाइड द टाइम टेबल एंड द प्रोग्राम्स ऑफ इलेक्शंस। दूसरा उनका मेन काम है कि इलेक्शन के प्रोग्राम्स और उनका टाइम टेबल डिसाइड करना। द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस इन एंटायरली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन। द इलेक्शन कमीशन decides when to conduct elections and in how many stages to hold election in every state. इलेक्शन कमीशन का सबसे मेन काम है इलेक्शन कंडक्ट करना। तो कब इलेक्शन करना है, कितने फेजेस में करना है। फेजेस मतलब अब इतना बड़ा देश है, सभी देश में एक साथ इलेक्शन नहीं किए जा सकते, तो ये अपना एक टाइम टेबल बनाते हैं प्रभाग के अनुसार, देश के हिस्से करके अलग अलग उस प्रभाग में एक प्रभाग में एक दिन इलेक्शन रखा जाता है। प्रभाग मतलब हमारा प्रभाग नहीं, स्टेट वाइज प्रभाग नहीं, देश के अलग अलग भागों में कौन से दिन कहाँ पर इलेक्शन होगा ये सब ये डिसाइड करते हैं। कितने स्टेजेस में होगा, कितने दिन लगेंगे, रिजल्ट आने के लिए कितने दिन लगेंगे, इसका पूरा टाइम टेबल पहले से ही तैयार करके रखना पड़ता है। स्क्रूटिनी ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ कैंडिडेट्स। तीसरा काम, आफ्टर द इलेक्शन डेट्स आर डिक्लेयर्ड एवरी पॉलिटिकल पार्टी सिलेक्ट द कैंडिडेट्स टू contest elections. Some candidate contest the election independently without the support of any political party. Candidates of political parties as well as independent candidates have to fill the application which include information about their own self. The election commission scrutinizes all the application and allows the eligible candidates to contest the election. अब तीसरा महत्वपूर्ण काम है कि इलेक्शन जो लड़ने वाले हैं उनके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके जमा करना। सबसे पहले जब टाइम टेबल डिसाइड होता है तो इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करता है इलेक्शन की डेट, उसी के साथ फॉर्म भरने की डेट भी डिक्लेयर करता है। जैसे ही फॉर्म भरने की डेट पता चलती है, जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपने अपने कैंडिडेट्स जो भी वो खड़ा करने चाहती है उनको फॉर्म मिलते हैं, फॉर्म लेना पड़ता है, वो फॉर्म फिलअप करते हैं। उस फॉर्म में उनकी खुद की जानकारी होती है, ठीक है। कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंटली लड़ते हैं, तो वो भी अपना फॉर्म फिलअप करते हैं। ये सभी फॉर्म वो इलेक्शन कमीशन में जमा करते हैं। इलेक्शन कमीशन का काम है कि ये सभी फॉर्म वो सॉर्ट आउट करे। जो वहाँ पर ये भरी है, उन्होंने अपने बारे में जानकारी भरी है, वो सच है या नहीं है, ये जांच पड़ताल करके जो एलिजिबल कैंडिडेट है उनको इलेक्शन के लिए वो नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। फोर्थ है गिव अ रिकॉग्नाइजेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। वी हैव अ मल्टी पार्टी सिस्टम। We have a multi-party system in our country. New parties continue to be formed. Split in the parties result in the formation of new parties. All political parties are required to be recognized by the election commission. हमारे यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है, रोज़ एक नई पॉलिटिकल पार्टी तैयार होती है, उसके साथ कुछ बड़ी पार्टियाँ हैं जो जिसमें अलग अलग होने के बाद नई पार्टी तैयार होती है। ऐसी जो न्यू पार्टीज होती है उसको ज़रूरत होती है इलेक्शन कमीशन के रिकॉग्नाइजेशन की, जिसको हम बोलते हैं ना रजिस्ट्रेशन की, ठीक है। द इलेक्शन कमीशन ऑल्सो हैज़ राइट टू डी रिकॉग्नाइज एनी पॉलिटिकल पार्टी। अब इलेक्शन कमीशन क्या करता है, ये जो न्यू पार्टीज हैं उनको रिकॉग्नाइज मतलब रजिस्टर्ड करता है। अगर कोई पार्टी को उनको अनरजिस्टर्ड करना है, मतलब उसका रिकॉग्नाइजेशन रद्द करना है, तो ये भी अधिकार इलेक्शन कमीशन के पास होता है। द इलेक्शन कमीशन ऑल्सो अलॉट इलेक्शन सिंबल टू द पॉलिटिकल पार्टीज। इसी के साथ पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल अलॉट करने का काम भी इलेक्शन कमीशन करता है। फॉर एग्जांपल कांग्रेस के लिए पंजाब, बीजेपी, कमल, ऐसे जो है इनके तो जो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन ने जो एक बार इनको ये दे दिया था, सिंबल दिया था, उसी सिंबल को ये हर साल चलाते हैं। तो ये रिकॉग्नाइज सिंबल है। कुछ अनरिकॉग्नाइज सिंबल भी होते हैं, जैसे अगर कोई इंडिविजुअल है जो किसी पार्टी के सपोर्ट के बिना इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उनके लिए भी अलग से उनको सिंबल देने पड़ते हैं। फिफ्थ है
To resolve any dispute related to election, the Election Commission has the responsibility of resolving any dispute that may arise regarding elections. Accordingly, to declare any candidate as disqualified or conduct re-elections in a particular constituency is the responsibility of Election Commission. अब कोई अगर डिस्प्यूट होता है, मतलब कोई ऐसा झगड़ा या कोई ऐसा कारण होता है जिससे वाद निर्माण हो सके, तो उसको रिसॉल्व करने की ड्यूटी भी इलेक्शन कमीशन की ही होती है, अबाउट इलेक्शन ओनली ऑफ कोर्स। ठीक है, अगर किसी को डिस्क्वालिफाइड करना है तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन, कोई कैंडिडेट को डिस्क्वालिफाइड करना, क्वालिफाइड होने मतलब पूरा प्रोसेस हो जाने के बाद अगर कुछ ऐसा पता चलता है कि ये कैंडिडेट सही नहीं है तो उसको डिस्क्वालिफाइड करने का अधिकार और जिम्मेदारी दोनों इलेक्शन कमीशन की ही होती है। उसके साथ अगर कहीं इलेक्शन कमीशन को ऐसे लगा कि इलेक्शन के वक्त गड़बड़ी हुई है तो उस एरिया में री इलेक्शन डिक्लेयर करवाना, ये भी इलेक्शन कमीशन की ही जिम्मेदारी होती है। यहाँ पर हम रुक जाते हैं, बाकी का लेसन हम बाद में देखेंगे।